दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और अभी तक हमने उसके 3 से 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो 3 से 4 जो अध्याय अलग अलग हमने वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किए हैं, उनमें हमने अभी तक पहले अध्याय को शुरू भी नहीं किया है। अभी हम इंट्रोडक्शन तक पहुंचे हैं। पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ों की बात की थी। बेसिक हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे एजुकेशन पॉलिसी हेल्प करती है किसी कंट्री को उसकी एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया कि कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देखे। फिर हमने एक और वीडियो में देखा कि किस तरीके से 2020 में जो मेन चीजें हैं वो क्या है, मतलब 2020 में क्या मेन मुद्दे हैं जिनको हल किया गया है और किस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में रैपिडली चेंज लेके आएगी। तो ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। अब हम इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है इसका इंट्रोडक्शन, जो कि इसके सबसे शुरू में दिया गया है। तो उस इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख रहे हैं बच्चों का ये चित्र है, ये बच्चे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक ग्लोब यहाँ पर रखा हुआ है, इसको देख के ये समझ रहे हैं। तो इतना तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाले समय में एजुकेशन होगी वो रटने पर जोर नहीं देने वाली होगी, वो कंसेप्चुअल लर्निंग सीख करके सीखने की तरफ जो है एजुकेशन जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो परिचय है इंट्रोडक्शन में, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा जो है एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए भी और उसको बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो एक मानव अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करता है, एक न्याय संगत समाज का विकास हो, एक न्यायपूर्ण समाज का विकास हो और राष्ट्रीय विकास को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है, वो है आपकी शिक्षा। तो क्या है मूलभूत आवश्यकता, यहाँ पर हम देख सकते हैं शिक्षा। किस चीज के लिए है आवश्यकता? एक न्याय संगत समाज के विकास के लिए, पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने के लिए, इन सभी जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हर तरह की होती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात अलग होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। यहाँ पर आप एक शब्द का ध्यान दें, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है पूरे देश के प्रत्येक भाग तक और प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों तक, प्रत्येक अलग अलग समाज के वर्गों तक भी पहुंच सुनिश्चित हो। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी भी है आपकी एजुकेशन। ठीक है, तो वैश्विक लेवल पर अगर हम बात करें, वर्ल्ड के लेवल पर भी, तो वर्ल्ड के लेवल पर भी अगर हम बात करें तो वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय अगर हमें स्थापित करना है, सामाजिक न्याय, समानता अगर हमें स्थापित करनी है, समानता स्थापित करनी है, वैज्ञानिक उन्नति की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक उन्नति हमको अगर चाहिए, और बात करें राष्ट्रीय एकीकरण की, मतलब हमारा जो राष्ट्र है उसका एकीकरण, मतलब वो वैश्विक रूप में एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड और एक देशभक्ति का परिचय जिस प्रकार से हो उस प्रकार से दिखाई दे। सांस्कृतिक संरक्षण भी यहाँ पर बात की गई है। सांस्कृतिक संरक्षण का मतलब प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति, तो उनका संरक्षण भी हो, उनका संरक्षण भी हो। तो सांस्कृतिक संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की जो सतत प्रगति और आर्थिक विकास के लिए एक कुंजी है, वो क्या है, आपका एजुकेशन है। सार्वभौम उच्चतर राष्ट्रीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश में समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है।
तो इसी प्रकार से अगर उच्चतर शिक्षा की ओर हम जाएंगे तो इससे हम देश की जो प्रतिभा है उसका विकास कर पाएंगे, देश के विकास के लिए और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए हम उनका विकास कर पाएंगे। तो अगले एक दशक में अगला जो डिकेड रहेगा, नेक्स्ट डिकेड, यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट डिकेड, अगला दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा, युवा जनसंख्या वाला देश होगा। तो मतलब भारत में अगले दशक में सबसे युवा जनसंख्या रहेगी। अभी भी आप देख सकते हैं युवाओं की संख्या बहुत है भारत के अंदर। तो अगले दशक में भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश रहेगा और युवा जनसंख्या वाला देश होने के कारण इन युवाओं को अगर हम उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो हम इनका ना तो रोजगार के लिए परिपक्व बना पाएंगे, ना हम देश के विकास के लिए इनका उपयोग कर पाएंगे। तो जरूरी यहाँ पर ये है कि इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाए और इन पर ही हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका भविष्य निर्भर करेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2015 में अपनाए गए थे, 2015 में इनको अपनाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं नो पॉवर्टी पहला गोल ये है, दूसरा है आपका जीरो हंगर, तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठा है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, दसवां है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज और 11वां है आपका सस्टेनेबल आपका सिटीज को लेके है। यहाँ पर 12वां अगर हम बात करें तो 12वां आपका जो इकोनॉमिक गोल है वो है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और 11वीं की बात करें सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 13वां है आपका क्लाइमेट एक्शन और 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां आपका है लाइफ ऑन लैंड और 16वां है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 आपका है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये आपके कुछ गोल्स हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में इन गोल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए 2015 में ये गोल्स अपनाए गए थे। इसमें जो चौथा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, इसमें क्या बात की गई है? और इसमें जो है वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा तय किया गया था और इसके अनुसार विश्व में 2030 तक, कब तक? 2030 तक की बात की गई है। 2030 तक मतलब 15 साल के लिए अपनाए गए हैं, 2015 से 30 तक के लिए अपनाए गए हैं। तो 2030 की बात करें तो 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। तो किस प्रकार की शिक्षा, आप इस बात को समझिए। एक तो समावेशी, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए समावेशी शिक्षा हो और कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण। और इसके लिए क्या है? जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर हो। जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन जब तक चल रहा है तब तक, जीवन के अंत तक शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है, ठीक है। जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य। इस तरह के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। तो इस सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य को प्राप्त हम कर सके, इसलिए इसमें इस बात को जोर दिया गया है। अगले दोस्तों पैराग्राफ में जो बात की गई है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आगे बात की गई है कि वैश्विक जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से हो रहा है। बिग डेटा की बात की गई है। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये जो सब चीजें हो रही हैं इसके बारे में बात की गई कि इनके आने से क्या होगा। जो व्यक्ति हैं, ये काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जगह मशीनें काम करने लगेंगी
और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मतलब आवश्यकता इनके लिए काम करने वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी मतलब ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो विज्ञान में भी रुचि रखते हो, सोशल साइंस में भी रुचि रखते हो और ह्यूमैनिटिक्स जो विषय है, मानविकी के विषय हैं, उन विविध विषयों में योग्यता रखते हो। ना सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ साइंस में योग्यता रखते हो साइंस में ही रखता हो, उसके पास मल्टीपल योग्यता हो। इस प्रकार की योग्यता रखने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार आगे बात की गई है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, घटते प्राकृतिक संसाधन हैं, इस वजह से ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान, इनके क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। आगे बात करें तो महामारी और वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रामक रोगों उनके प्रबंधन और उनके टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी मुद्दों के लिए भी आवश्यकता होगी नए कामगारों की। तो इन सब बातों पर जोर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो उस परिवर्तन की वजह से जरूरी योग है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है वो तो सीखें ही, मतलब जो उनको स्कूल में एजुकेशन दी जा रही है वो तो वो सीखें ही, साथ साथ वो सतत सीखते रहने की कला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। सतत सीखते रहने की कला मतलब वो जहां से भी उनको सीखने को मिल रहा है वो सीखते रहे, ये कला बहुत महत्वपूर्ण है। सतत सीखते रहने की कला ये बच्चे सीखें। तो इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर जोर देने की अधिक जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सीखना सीखें। तो किस तरीके से सीखें? एक तो समस्या समाधान और दूसरा हो गया आपका तार्किक रूप से सीखना। तो इस तरीके से वो तार्किक और रचनात्मक रूप से तो इस तरीके से वो सीखना सीखें। समस्या समाधान, तार्किक रूप और रचनात्मक रूप से सीखना उनको सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से विविध विषयों के बीच वो अंतर संबंध देख पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस से रिलेट ना कर पाए आर्ट्स को, आर्ट्स से रिलेट ना कर पाए साइंस को, मतलब अलग अलग विषयों का अध्ययन भी करें और उन विषयों को एक दूसरे में रिलेट करके समझ पाए, बदलती जो परिस्थितियां हैं उनमें उपयोग कर पाए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो डिस्कस की गई नेक्स्ट पैराग्राफ में। और जरूरत इस प्रकार की है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया की बात की गई है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो? वो शिक्षार्थी केंद्रित हो, ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पॉइंट्स को हम याद रखते हैं। देखिए, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद, ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिज्ञासा मतलब बच्चों के अंदर जिज्ञासा, तभी तो वो खोज कर पाएंगे, फिर उनका अनुभव होगा और आपसी संवाद से वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों आगे यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो एजुकेशन के बारे में। ये डिस्कस किया गया है कि जो एजुकेशन हो वो इस प्रकार से लचीली हो और साथ ही समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा वहां पर दी जाएगी वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब बच्चों को समझने में आसानी हो और इंटीग्रेशन उसका हो, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए और रुचिपूर्ण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है रुचिपूर्ण हो, इस पर जोर दिया गया है। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज का विकास करे, तो सभी पक्षों का और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। किस प्रकार का विकास करे? संतुलित विकास करे। ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है।
इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। मूल्यों का भी समावेश किया जाए इन सभी विषयों के अलावा। तो शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। आपका चरित्र निर्माण, इस पर भी विशेष बल दिया गया है। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि रोजगार के लिए सक्षम बनाना, ठीक है, और साथ ही नैतिकता भी विकसित करना। नैतिकता हो, आपकी करुणा हो, संवेदनशीलता हो, ये सब विकसित करना, रोजगार के लिए सक्षम बनाना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात की गई है। तो ये दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है, उसमें बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे।